दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पी फोर्किंग आईपीओ और आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग वाले दिन बाई करना सही रहेगा। तो चलिए सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले हैप्पी फोर्किंग आईपीओ की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस की बात करें तो 850 रुपये प्राइस है इसका और लॉट साइज 17 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 1008 करोड़ रुपए का है, यानी कि थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिला है। अब जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 26 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। अब यहाँ पर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि अभी भी रिफंड नहीं आया होगा। तो अगर आपका रिफंड नहीं आता है तो ऐसे में ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में अगर इसका रिफंड आते हुए आपको देखने को नहीं मिलता है तो फिर आप इनके रजिस्ट्रार को मेल कर सकते हैं, और अगर इनके रजिस्ट्रार की ओर से अनब्लॉक का मैसेज आ चुका है तो फिर आप अपने बैंक में बात कर लें। अब हैप्पी फोर्किंग के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जुलाई 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को 40 सालों से भी ज़्यादा का अनुभव है। और ये जो कंपनी है ये हैवी फोर्क और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग करते हुए देखने को मिलती है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट इंजीनियर लेड मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सेफ्टी क्रिटिकल हैवी फोर्क्ड एंड हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स इन इंडिया एज ऑफ फिजिकल 2023 देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी इंडिया के अंदर आपको चौथे नंबर पर देखने को मिल जाती है जो कि हेवी फोक्ड और हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती हुई देखने को मिल रही है। अब कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं जो कि हेवी मशीनरी या हैवी व्हीकल्स वगैरह बनाती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखें आर्म इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की बात करें, अशोक लीलैंड को देखें, महिंद्रा महिंद्रा की बात करें, जेसीबी इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको इनके जो कस्टमर्स हैं उनका लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि जेसीबी बनाते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि हेवी व्हीकल्स या ऑफ रोड व्हीकल्स बनाते हुए देखने को मिल जाती हैं। तो वे सारी ही कंपनियाँ इनके कस्टमर्स के लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये जो कंपनी है ये इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की और यूके का नाम देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यूएसए भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंपनी और कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ में भी ग्रोथ है। साथ ही इसके जो रिजर्व हैं वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट आपको देखने को मिल रहा है वो या तो कम होते हुए देखने को मिलेगा या फिर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। वैसे देखें तो डेट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 36.45 का है, यानी कि कंपनी अपने लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले सस्ते प्राइस पर आईपीओ आते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि रिजनेबल प्राइस के ऊपर ये आईपीओ आते हुए देखने को मिला है। मार्केट कैप देखें तो 8,007 करोड़ रुपये का है। तो कंपनी भी थोड़ी सी आपको बड़ी देखने को मिल रही है और लिस्टिंग के बाद ये जो कंपनी है थोड़ी सी और आपको बड़ी देखने को मिलेगी। तो आगे इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड से उनका इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगा, या फिर जो QIBs वगैरह हैं उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। अब हैप्पी फोर्किंग के अगर आप एंकर लिस्ट को भी देखेंगे तो एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, यानी कि बहुत सारे आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो टोटल यहाँ पर आपको 34 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। अब इनके एंकर लिस्ट में बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं, यानी कि 14 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 23 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को आप देखेंगे तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 88.24% देखने को मिल रही है, और आईपीओ आने के बाद भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.60% देखने को मिल रही है। तो आगे इस कंपनी के द्वारा आपको ओएफएस वगैरह भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% होनी चाहिए। तो अभी आपको 78% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
तो आने वाले 3 सालों के अंदर ही कंपनी को अपनी जो और होल्डिंग है उसको कम करना होगा, यानी कि 78.60% से इसको 75% करना होगा। तो कंपनी की ओर से आगे आपको OFS आते हुए भी देखने को मिल सकता है। अब अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो QIB इस IPO को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले थे और उनकी ओर से IPO को 214 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था, यानी कि आगे उनकी ओर से हो सकता है कि आपको बाइंग ऑर्डर लगते हुए देखने को मिल जाए। तो चलिए इसके प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि लिस्टिंग वाले दिन आपको क्या करना चाहिए। अब हैप्पी फोर्गिंग के प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में बुकिंग प्राइस 850 रुपये है। ऐसे में IPO की लिस्टिंग 1150 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। IPO में अगर लॉट साइज की बात करें तो 17 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि IPO से 5100 रुपये आपको पर लॉट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस IPO से देखें तो आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि 5000 से लेके 5500 6000 के बीच में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके प्रीमियम देखें तो अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिले हैं। ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी डिमांड भी रही है, तो ऐसे में IPO की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आपने IPO में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, फिर भी लिस्टिंग के साथ ही आपको 100% यहाँ पर सेल नहीं करना है। आपको लिस्टिंग के साथ ही 50% शेयर्स में प्रॉफिट बुक करना है और इस 50% को होल्ड करना है। देखना है कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि हाई फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तो आपको अपने 50% शेयर्स को होल्ड करना है और फिर उसमें जैसे ही प्राइस हाई पे हाई लगाते हुए देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब IPO के लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि आपको टाटा टेक्नोलॉजी में देखने को मिला या हाल ही में लिस्ट हुए डोम्स IPO में देखने को मिला या बाकी के IPOs की बात करें, इंडिया शेल्टर की बात करें, तो अगर उस तरह के प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, यानी कि आप अपने 100% होल्डिंग को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हालांकि किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको कंपनी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए। जैसे कि अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको बढ़िया देखने को मिल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ऑलमोस्ट देखें तो कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फिर आपको छोटे छोटे गिरावटों से नहीं डरना है। जैसे कि अगर टाटा टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो कंपनी का प्राइस 1400 रुपये लिस्टिंग के साथ ही जाते हुए देखने को मिला। उसी दिन देखें तो उसके प्राइस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि 1200 से नीचे उसका प्राइस आते हुए देखने को मिला और वहाँ पर अभी भी देखें तो काफ़ी नीचे उसका प्राइस देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको छोटी छोटी गिरावटों से नहीं डरना है। आपको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना है तो कम से कम 3 से 5 सालों का आपका व्यू होना चाहिए। तो अगर कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न बनाकर देते हुए देखने को मिलती है। तो कम से कम अगले आप 3 से 5 साल इसको होल्ड करने वाले हैं, तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है और आपको कंपनी पसंद है, आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखने वाले हैं, तो आपको देखना है कि इसके प्राइस किस तरह मूव करते हुए देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक डिप देखने को मिलता है, यानी कि लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो वहाँ से बाई करके आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर इसके प्राइस में लगातार आपको हाईयर हाई बनते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको हड़बड़ाहट में बाई नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिले, क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आप बहुत हाई प्राइस के ऊपर बाई करते हैं तो ऐसे में उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको दौड़कर हाई के ऊपर बाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप हाई के ऊपर बाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर इस तरह का पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो जैसे ही प्राइस मान लीजिए कि ये पुराना जो हाई है यहाँ पर आपको तोड़कर ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं और इसके नीचे आपका एसएल होगा। अगर आगे इसमें गिरावट आती है तो आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, यानी कि आपको अपने एसएल को फॉलो करना है। वहीं अगर इसके प्राइस में लगातार आपको हाईयर हाई बनते हुए देखने को मिलता है तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। मान लीजिए कि पहले आपका एसएल यहाँ पर था, फिर उसको यहाँ कर देना है। अगर और आगे तेजी देखने को मिलती है तो एसएल को यहाँ कर देना है। तो इस तरह अपने एसएल को लगातार ट्रेल करते जाना है। लेकिन अगर आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इनके वॉल्यूम्स को भी जरूर चेक करना है कि कितने बायर और कितने सेलर आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको डिसाइड करना है। तो चलिए अब आरबीजेड ज्वेलर्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। अब आरबीजेड ज्वेलर्स की भी बात करें तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 27 दिसंबर को ही होने वाली है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 100 रुपीज़ का प्राइस रखा गया था और 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज की भी बात करें
तो आईपीओ मात्र 100 करोड़ रुपए का देखने को मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिली थी। यानी कि आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला था और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यानी कि ज्वेलरी का बिजनेस देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा यूनिक आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के रिजर्व की बात करें तो फाइनेंशियल 23 के पीरियड में इसके रिजर्व में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके ओके हैं, लेकिन अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और आईपीओ के अगर प्रीमियम की भी बात करें तो इसका प्रीमियम 30 रुपये के ऊपर एक बार ओपन होती हुई देखने को मिला था, वो एक ही दिन के अंदर गिरकर 5 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला और फिर से जीरो देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट या फिर थोड़े बहुत डिस्काउंट के साथ हो सकती है। अगर मार्केट आगे आपको बुलिश देखने को मिलता है तो हो सकता है कि थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ भी आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाली कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कंपनी के बिजनेस में कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है तो इसमें आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना है। तो आरबीजेड ज्वेलर्स की बात करें तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, यानी कि आप चाहे तो थोड़ी देर इसके प्राइस को वॉच कर सकते हैं। देखिए कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है या फिर ज़्यादा होल्ड करने से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको आगे क्या करना है, आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।